हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लव्य खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री हब पे। आज मैं आपको यूएसए के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस बात को सुन के ये सोच रहे हैं कि मैं आपको यूएसए की हिस्ट्री बताऊंगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में ईरान की हिस्ट्री बताई थी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं यूएसए की हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा उन 5 देशों की कहानी जो यूएसए की वजह से विलन बने, बिल्कुल ईरान की ही तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम जिन देशों की कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो हैं अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन और इराक। तो शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। 11 सितंबर 2001 में यूएसए पर 9/11 अटैक्स हुए, जिसमें ट्विन टावर्स से 2 कार्गो प्लेन्स टकरा गए और काफ़ी मानहानि हुई यूएसए को। जहाँ पर ये ट्विन टावर्स टकराए थे, ट्विन टावर से प्लेन टकराए थे, उस एरिया को आज भी यूएसए में ग्राउंड जीरो के नाम से माना जाता है। इन सब के पीछे था अल-कायदा का मोस्ट वांटेड लीडर ओसामा बिन लादेन, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी था। उसके अल-कायदा के बेसिस अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा थे। तो यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फैसला किया कि वो अल-कायदा को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने 2001 के अक्टूबर मंथ में अल-कायदा के अफगानिस्तान में जितने भी बेसिस थे उन सब पे हमला कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी तालिबान, वो तो अफगानिस्तान से भाग गई, लेकिन उसामा बिन लादेन भी भाग गया पाकिस्तान में। फिर 2011 में यूएसए ने उसामा बिन लादेन को पाया पाकिस्तान के एबटाबाद में, और यूएसए के नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया जो सक्सेसफुल रहा, और इस ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन भी मारा गया। लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है, वही कहानी जिसके ऊपर आज ये वीडियो है। अफगानिस्तान को बर्बाद करने का प्रोसेस यूएसए ने कुछ इस कदर शुरू किया कि जब तालिबान उसामा बिन लादेन के साथ अफगानिस्तान से वापस बाहर भाग गया था, तब यूएसए ने अपने अफगानी मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में बिठाए और उन्हें ट्रेन किया। इन अफगानी मिलिटेंट्स को यूएसए से ही सारी फंडिंग आती थी। तो ये अफगानी मिलिटेंट्स पूरे अफगानिस्तान को चलाते थे, लेकिन हाँ, इन्हें सारा सपोर्ट और सारी फंडिंग यूएसए से ही आती थी। अफगानिस्तान के लोकल लोगों का कोई भी सपोर्ट नहीं था उन्हें। यूएसए ने अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए अपने। लेकिन 15 अगस्त 2021 को यूएसए का अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाने का मिशन फेल हो गया, जब तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और दोबारा से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश हो गई। यूएसए ने जिन अफगानी मिलिटेंट्स को ट्रेन किया था वो उन्होंने ऐसे ही सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने बिना लड़े, क्योंकि उन्हें उस वक्त यूएसए का सपोर्ट नहीं था। यूएसए उन्हें सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं था उस वक्त। इसलिए अफगानी मिलिटेंट्स ने तालिबानियों के सामने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। फिर 2021 से लेकर 2026 तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ही राज चलता है। इधर अफगानिस्तान की आंधी अभी शांत हुई ही थी, लेकिन फिर 2003 में यूएसए का ध्यान चला गया एक और कंट्री इराक की तरफ, जिसका सबसे खतरनाक डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन। फरवरी 2003 में यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी कॉलिन पॉवल ने
ये दावा किया कि इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, इंक्लूडिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। और यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने भी ये दावे को एक्सेप्ट किया। फिर यूएन ने यूएसए और ब्रिटेन को इजाज़त दी कि वो इराक के ऊपर जो चाहे वो एक्शन ले सकते हैं। फिर 20 मार्च 2003 को यूएसए और ब्रिटेन की जॉइंट फोर्सेस घुसी इराक के अंदर और 9 अप्रैल 2003 तक सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने एयरक्राफ्ट बैरियर के ऊपर खड़े होकर स्पीच दी और उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था मिशन एकम्प्लिश्ड का। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 6 जुलाई 2016 को ब्रिटेन के एक न्यूज़ रिपोर्टर जॉन चिलिकोट की एक रिपोर्ट आई, जिसे हम चिलिकोट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उस रिपोर्ट के तहत इराक पूरी दुनिया के लिए खतरा था, लेकिन उसके साथ नेगोशिएशंस के रास्ते निकाले जा सकते थे, पीसफुल टॉक्स के रास्ते निकाले जा सकते थे। पर यूएसए और ब्रिटेन को वॉर की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इन सब के ऊपर चर्चा ही नहीं की, सीधा इराक के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे यूएसए का प्राइमरी रीज़न था वही 9/11 अटैक का। उसका मानना ये था कि जितने भी डिक्टेटर कंट्रीज है दुनिया में, ये सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती हैं। तो आगे यूएसए को 9/11 जैसे और अटैक्स ना झेलने पड़े, इसलिए यूएसए ने ये स्टेप उठाया। दूसरा रीज़न था कि इराक का जो डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन डॉलर के बदले पेट्रो डॉलर नाम की एक नई करेंसी में ट्रेड करना चाहता था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की ट्रेड मोनोपोली को चुनौती दे सकता था। और तीसरा मेन कारण था ऑयल, क्योंकि इराक पूरे अरब कंट्रीज में से दूसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्स पाया जाता है। तो जैसे अब यूएसए ने इराक के अंदर काफ़ी इजीली तख्तापलट करा दिया, वैसे ही यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज जैसे टूनेशिया, अल्जीरिया, सीरिया, यमन, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में इजीली तख्तापलट करा दी यूएसए ने इराक की तरह। अब बची थी एक कंट्री, लीबिया, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती थी। लीबिया के मोस्ट डेंजरस डिक्टेटर में से एक थे मुअम्मर गद्दाफी, जो 2011 तक वहाँ के डिक्टेटर रहे। 42 ईयर्स से वो लीबिया के डिक्टेटर थे। उन्होंने अपनी जनता को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर तो दिया, लेकिन अगर जनता मुअम्मर गद्दाफी को क्रिटिसाइज करती थी तो मुअम्मर गद्दाफी उसे मरवा देता था। इसी तरीके से मुअम्मर गद्दाफी अपने सभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को काफ़ी ब्रूटली टॉर्चर करता था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जब लीबिया की सभी जेलों की तहकीकात की, तब उन भयंकर जेलों की रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने पब्लिश हुई और पूरी दुनिया घबरा गई। यूएन ने 1973 के रेजोल्यूशन के तहत कहा कि कुछ भी करो, लेकिन लीबिया में चल रहे इन प्रोटेस्ट को रोको, क्योंकि लीबिया में रिबेल्स प्रोटेस्ट करने को आ गए थे और लीबिया की जनता सड़कों पे उतर आई थी, क्योंकि वो ये सब मुअम्मर गद्दाफी से बिल्कुल खुश नहीं थे। और मुअम्मर गद्दाफी ने इन प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्ड में कहा कि ये रिबेल्स जो हैं ये चूहे और कॉकरोच हैं और इन्हें मैं घर घर जाके ख़त्म करूँगा। फिर यूएसए ने अपनी भी 26,500 की सेना लीबिया में तैनात कर दी और 20 अक्टूबर 2011 तक मुअम्मर गद्दाफी को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन
यूएसए के लिए ये तख्ता पलट एक अनसक्सेसफुल तख्ता पलट साबित हुआ, क्योंकि लीबिया में फिर सिविल वॉर छिड़ गया। बिकॉज यूएसए ने कोई भी प्लानिंग नहीं कर रखी थी अपना पपेट रूलर बिठाने के लिए लीबिया में, और लीबिया 2 मिलिटेंट ग्रुप्स के हाथों में चली गई, और इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स ने अपनी अलग अलग गवर्नमेंट बना ली लीबिया के अंदर। सवाल ये आता है कि क्या मोहम्मद गद्दाफी से इतना खतरा था जितना दिखाया गया? आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो, एक रीजन तो ये था जो हमने इराक में भी देखा था कि यूएसए नहीं चाहता था कि कोई भी डिक्टेटर इस दुनिया में जिंदा रहे, क्योंकि यूएसए का मानना था कि डिक्टेटर्स सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देते हैं। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि मोहम्मद गद्दाफी ने पूरे अफ्रीका के सामने गोल्ड दिनार नाम की करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत पूरा अफ्रीका इस करेंसी को यूज करेगा ट्रेड के लिए, जिससे यूएसए की डॉलर की मोनोपोली खतरे में आ सकती थी। पर सिर्फ यही रीजंस नहीं थे, और भी बहुत सारे रीजंस थे, पर मेन रीजंस ये 2 ही थे। अगर लीबिया आपको यूएसए का एक फेल्ड स्टेट लगता है जहां पर यूएसए का तख्ता पलट फेल हो गया था, तो सीरिया चले जाओ। सीरिया तो चलता फिरता नर्क था। सीरिया के इस नर्क का सबसे डेंजरस डिक्टेटर था असद अल बशर, जिसे बैकिंग मिली हुई थी ईरान और रशिया की। असद अल बशर बेसिकली बशर परिवार का था, जो 7 पीढ़ियों से 7 जनरेशन से सीरिया को रूल करता हुआ आ रहा था। यूएसए ने इधर अपनी आर्मी डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं की, बल्कि उसने एक प्रोग्राम चलाया टिम्बर साइकमोर के नाम से, जिसके तहत उसने यहाँ के छोटे छोटे मिलिटेंट्स को डिप्लॉय कर दिया सीरिया में, और उन्हें ट्रेनिंग भी दी, और उन्हें सख्त आदेश थे कि असद अल बशर का तख्ता पलट करना है। इधर कुछ रीजंस डाल लेते हैं सीरियन वॉर के, सीरिया में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स के। पहले तो जियोपॉलिटिकल रीजंस जान लेते हैं। कतर नाम का एक और देश था अरब में, तो कतर यूरोप तक सीरिया के जरिए एक गैस पाइपलाइन बनाना चाहता था, और इसके लिए कतर ने असद को रिक्वेस्ट भी भेजी, लेकिन असद ने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया रशिया और ईरान के प्रेशर में। और इंटरनल थ्रेट्स थे वहाँ के शिया और सुन्नी कम्युनिटी के बीच में चल रहे कन्फ्लिक्ट्स, और असद अल बशर की तानाशाही पॉलिसीज। इन सब ने सीरिया को एक प्रॉक्सी वॉर का सेंटर बना दिया, क्योंकि सीरिया में एक तरफ तो ईरान ने अपनी ISIS नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉय कर रखी थी, वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने अपने कुछ छोटे मोटे मिलिटेंट ग्रुप्स इधर डिप्लॉय कर रखे थे टिम्बर साइकमोर प्रोग्राम के तहत। रिजल्ट क्या निकला? सीरिया की तबाही। बहुत सारे लोग मारे गए, और कई लोग तो अपने घर को छोड़कर रेफ्यूजी बन गए, और सीरिया में बहुत भयानक तरीके से मृत्यु का खेल चलता रहा। सीरिया अब दरअसल एक मोहरा बन चुका था काफी यूएस वर्सेस ईरान एंड रशिया का। और आपने खबरें तो सुनी होंगी, दिसंबर 2024 में, यानी कि 200 साल पहले असद अल बशर का तख्ता पलट हो गया, और यूएसए बैक्ड पपेट अहमद अल शरा सीरिया का नया डिक्टेटर बना।
अब जहाँ चारों देशों में यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व था, वहीं एक देश ऐसा था जहाँ पर यूएसए इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, यमन, जो कि अरब कंट्रीज का सबसे गरीब देश माना जाता है। अरब कंट्रीज में से सबसे गरीब देश है यमन। यमन में भी ईरान ने अपने हूती रिबेलियंस को बिठा रखा था। जब इन हूती रिबेलियंस ने यमन की कैपिटल सना को कब्जा लिया, तब यूएसए और सऊदी अरेबिया ने गठबंधन बना लिया और इस गठबंधन ने यमन पर काफी बार अटैक्स किए। बेसिकली देखा जाए तो सऊदी अरेबिया डायरेक्टली इन्वॉल्व था यमन के साथ वॉर में, लेकिन यूएसए इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि यूएसए बार बार अपने रिसोर्सेज, कैपिटल और बहुत सारे हथियार सऊदी अरेबिया को ट्रांसफर किए जा रहा था उसकी हेल्प के लिए, और ईरान का इन्फ्लुएंस यमन में कम करने की भी काफ़ी कोशिशें कर रहा था यूएसए बस सहायक था सऊदी अरेबिया का और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था इसमें। लेकिन तबाही इधर भी बहुत मची, क्योंकि यूएन के रिपोर्ट्स के अनुसार यमन में 85,000 बच्चे, 85,000 चिल्ड्रंस भूख से तड़प तड़प के मर गए, और साथ में इधर कोलेरा जैसी बीमारियां भी फैल गई, और यमन में ज़्यादातर लोग गोली और बॉम्ब से ज़्यादा बीमारियों से मारे गए। तो ये थी उन 5 देशों की कहानी जो ईरान की तरह यूएसए द्वारा बर्बाद किए गए। इनमें से 4 देशों में यूएसए तो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन यमन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये था यूएसए का डार्क गेम, जिसके तहत उसने सिर्फ इन 5 देशों को ही नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनको बर्बाद किया यूएसए ने। कोल्ड वॉर के एरा में चले जाओ, कोल्ड वॉर के एरा में भी आपको बहुत सारे देश मिल जाएंगे ऐसे जिनको यूएसए ने बर्बाद किया। कोरिया को तो इनफैक्ट यूएसए ने कोरियन वॉर के थ्रू नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ही बांट दिया, और ऐसे बहुत सारे देश थे जो यूएसए की वजह से बर्बाद हो गए। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हिज जियो हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।